दोस्तों दिवाली आने ही वाली है और साथ ही आता है खर्चों का पहाड़। अब क्या करें, दिवाली आती भी तो साल में एक ही बार है ना। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे जो खुशियां हैं वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएं और हमारी बचत भी हो जाए तो क्या ही बात है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट और दिल से जुड़े हुए तरीके, कुछ ऐसे ट्रिक्स कि जिनसे आपकी जो खुशियां हैं वो भी पहले से ज़्यादा होंगी और आपकी जेब पर भी हल्का रहेगा, मतलब आपकी बचत भी होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों दिवाली यानी रोशनी का त्यौहार, लाइट्स का त्यौहार, लेकिन कुछ लोग इस त्यौहार को अपने लिए पॉकेट लाइट का त्यौहार बना देते हैं। मतलब कैसे कि उनकी जेब इतनी हल्की हो जाती है कि उन्हें साल भर इस चीज़ का रिग्रेट फील होता है और उन्हें बाकी खर्चों में कहीं कंपनसेशन करना पड़ता है कि हमारा तो दिवाली पर इतना ज़्यादा खर्चा हो गया। चलिए आज कुछ आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करते हैं जो आपके लिए बजट फ्रेंडली भी होगा और आपका जो त्यौहार है वो भी पहले से ज़्यादा खुशियों से भरा होगा और आपके दिल में होगा सुकून, क्योंकि दिवाली मतलब दिखावे का त्यौहार नहीं बल्कि दिल में सुकून का त्यौहार है। दोस्तों कपड़े, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स, डेकोरेशन, ये सारे ही खर्चे हम लोगों को ज़रूरी लगते हैं दिवाली पर, ऑब्वियसली, है ना। तो क्या हम इन खर्चों को ना करें? नहीं, बिल्कुल हम इन खर्चों को भी करेंगे, पहले से बेटर करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से कि इस बार वो हमारी जेब को हल्का नहीं करेंगे। दोस्तों एक बात तो हम सभी को याद रखनी पड़ेगी कि जो प्लान करता है वही सेव भी करता है। तो हर चीज़ में हमें अपनी एक प्लानिंग पहले ज़रूर करनी चाहिए। तो इस बार आप दिवाली पर भी एक बजट प्लान करें, हर चीज़ के लिए एक रेंज रखें। जैसे गिफ्ट्स आपको देना है, किस तरह का देना है, किसको कैसा गिफ्ट देना है, और आपको अपने डेकोरेशन पे, घर के डेकोरेशन के लिए कितना खर्चा करना है, कपड़ों पे कितना खर्चा करना है, जो आपके लिए बजट फ्रेंडली हो, आपकी जेब पर भारी ना हो। पहले तो आप ये तय कर लें। जब आप ये इस तरह की लिस्ट बना लेते हैं, अपना एक प्लानिंग बना लेते हैं, तो आप अपने बजट से फिर ऊपर नहीं जाते हैं और उसी में ही आपका खर्चा भी सही हो जाता है। अब इस खर्चे को मैनेज कैसे करें, उसके लिए मैं बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, जब बात आती है दिवाली की तो साथ में ही जुड़ा होता है दिवाली की सफाई। तो अगर हम दिवाली की सफाई करने के लिए बाहर से लोगों को हायर करते हैं और इस तरह से हमारा एक अच्छा खासा बड़ा खर्चा हो जाता है, तो बेटर है कि हम लोग इस चीज़ को भी प्लान करें और घर के सारे सदस्य मिलके कुछ काम बांट लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो अपना काम खुद करें। सफाई का जितना संभव हो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो वो हो भी जाता है, क्योंकि जब आप बाहर से किसी को हायर करते हैं तो उसके साथ भी टाइम तो आपका लगभग उतना ही लगता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी कुछ पैसा आपका ज़रूर सेव होगा। चलिए एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि आपके पास जो भी पहले साल का डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है उसे निकालिए, साफ़ कीजिए। जो इलेक्ट्रिक झालर वगैरह हम लोग लगाया करते हैं उनको निकालिए, साफ़ करिए, चालू करके देख लीजिए पहले कि उनमें से कितनी सही हैं या किसको हम सही करवा सकते हैं, ये ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वो ही सारी आपकी काफ़ी सारी यूज़ हो जाएंगी। तो बिल्कुल जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही नया लाएं, क्योंकि होता क्या है कि पुराना सामान हम देखते ही नहीं हैं और कई बार ये याद भी नहीं रहता कि हमारे पास पुराना सामान कितना सारा डेकोरेशन का पड़ा हुआ है और नया ले आते हैं बाज़ार में देख के। जहाँ तक नए की बात है तो फैशन हर चीज़ में, चाहे आप डेकोरेशन में देख लें, चाहे कपड़ों में देख लें, चाहे इंटीरियर में देख लें, हर चीज़ में फ़ैशन हर पल बदलता है। तो नए फ़ैशन की तरफ ध्यान मत दीजिए। अपने एक जो आपकी जो चॉइस है, आप किस तरीके से अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए और अपने पुराने सामान का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। इस साल मैंने डेकोरेशन का कोई भी सामान नहीं खरीदना है, क्योंकि पिछले साल का सामान मैंने सफाई से उठा करके एक बड़े बॉक्स में मैंने रख दिया था और वो सारा मेरा इस साल काम में आ जाएगा। यही नहीं, जो हमारे पहले के दिए होते हैं, देखिए दिए भी आजकल बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटेड आते हैं। अब यहाँ पर दियों की बात जब आती है तो कुछ लोगों का ये प्रश्न भी होता है
कि क्या हम पुराने दियों को यूज़ कर सकते हैं। तो मंदिर में पूजा के लिए जो हम दिए यूज़ करते हैं वो बिल्कुल सादे छोटे छोटे जो मिट्टी के दिए होते हैं, मैं सिर्फ वही यूज़ करती हूँ, और वो भी बिल्कुल नए। वहाँ मैं पुराने दियों का यूज़ नहीं करती। लेकिन उसके अलावा जो हम डेकोरेशन करते हैं अपने घर की बाउंड्रीज़ पर आसपास जो हम दिए लगाते हैं, वो मैं पहले के जो यूज्ड दिए होते हैं उन्हें कलर करके रख लेती हूँ। और यही नहीं, बहुत सारे तो ऐसे दिए लाते हैं ना हम बाज़ार से, जो बहुत सुंदर होते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, डेकोरेटेड होते हैं, तो वो भी साफ़ करके पोंछ के मैं रख लेती हूँ। तो वो सारे भी काफ़ी सारा कलेक्शन है मेरे पास, तो मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। तो वही है कि दिए हम पिछले साल वाले बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पूजा के समय आपको यूज़ नहीं करना है, मतलब मंदिर में जो हम दिए रखते हैं सिर्फ वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से आप डेकोरेशन को अगर सोच समझ के प्लान करके करेंगे, पिछले सामान का प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका काफ़ी सारा खर्चा डेकोरेशन में इस तरह से बच जाएगा। अच्छा, जब बात आती है कपड़ों की, तो उसमें कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बिल्कुल नए कपड़े ही पहनने हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना ज़रूरी है, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम तो अपने पुराने अच्छे कपड़े भी यूज़ कर लिया करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए जो पहले के रखे हुए सुंदर कपड़े हैं, उनको थोड़ा नई चीज़ों के साथ अगर आप पेयर अप करके पहनते हैं, मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपको एक नया लुक मिल जाता है। और मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ा खर्चा होता है वो कपड़ों पर ही होता है। तो इस तरह से आप भी अपना काफ़ी सारा खर्चा बचा सकते हैं। और हाँ, अगर मैं बात करूँ अपनी बहनों की, तो इस बार ज़रा अपनी शादी की भारी सी साड़ी निकालें, पहने, और कानों में पहन लें बड़े बड़े झुमके, उसको नई तरह से स्टाइल कर सकते हैं। जैसा कि आजकल तो बहुत सारे रील्स आती हैं, आप सभी देखते हैं कि पुरानी भारी साड़ी को भी आप लहंगे के स्टाइल में भी पहन सकते हैं। एक्चुअली बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने भी इस बार डांडिया में इस तरह से ट्राई किया था, जो वाकई बहुत अच्छा लगा, और सबको लगा कि ये नई साड़ी है, जबकि वो साड़ी मेरी कम से कम 12-15 साल पुरानी साड़ी थी। तो इस तरह से आप भी जो पहले की रखी हुई चीज़ें हैं उनको यूज़ करें। और हाँ, उन चीज़ों से हमारा इमोशनल अटैचमेंट भी तो होता है, तो आप क्यों ना उन्हें यूज़ करें। जब आप उन्हें पहनेंगी तो आपको एक अलग सी फीलिंग भी होगी, आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी, और इस तरह से आपका एक अच्छा खासा खर्चा भी बच जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें मिठाइयों की, तो मिठाइयों के दाम आसमान को छू रहे हैं, ये सब जानते हैं। इसके अलावा बाज़ार की मिठाइयाँ कोई हेल्दी हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं पता, आप कितने भी बड़े ब्रांड की भी इवन मिठाई ले लेते हैं, तो आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं उस चीज़ के लिए कि उसके अंदर जो घी का इस्तेमाल किया गया है, या जो जिस भी चीज़ का सामान का इस्तेमाल किया गया है, वो किस लेवल का है। तो अनहेल्दी हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदी गई मिठाइयाँ अनहेल्दी हैं और जेब पर अच्छी खासी भारी पड़ती हैं। तो इसलिए एक दिन कुछ ऐसा कीजिए कि घर के सब लोग मिल के जितना संभव हो कुछ घरेलू मिठाइयाँ बना लीजिए। और आजकल सब उन्हीं मिठाइयों को पसंद भी किया करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपका खर्चा भी अच्छा खासा बच जाएगा, और फैमिली बॉन्डिंग जो बनेगी सो अलग। अच्छा दोस्तों, दिवाली पर अधिकतर लोग बाज़ार से कुछ बर्तन ख़रीदा करते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा रिचुअल है कि हाँ, हमें बर्तन ख़रीदना ही है, अगर ऐसा कुछ है, तो आप ये सोच लें कि हाँ, आपको किस बर्तन की नीड है ना? अच्छे से सोच समझ के सिर्फ वही बर्तन खरीदें। और अगर ऐसा कोई रिचुअल नहीं है, आप शौक में ही खरीदते हैं, तो आप 4 बार सोच लीजिए कि जो आप खरीद कर ला रहे हैं, क्या उसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है, या पहले से ही आपके पास काफ़ी है। जैसे कि मैं बात करती हूँ क्रॉकरी की, तो हमारे सबके घरों में क्रॉकरी होती है, अच्छी खासी क्रॉकरी होती है। हाँ, अगर कमी होती है तो किस चीज़ की? स्पेस की, क्योंकि सबके साथ ये समस्या है, अधिकतर लोगों के साथ ये समस्या है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग तो फ्लैट्स में ही रहते हैं, तो उसमें जगह लिमिटेड होती है, आपकी किचन में जगह लिमिटेड होती है, तो ये समझ में नहीं आता कि नई-नई चीज़ें हम कहाँ रखें। तो ऐसे में आप ये सोच लीजिए कि जो आप नया
कुछ बर्तन खरीदने जा रहे हैं या कुछ क्रॉकरी खरीदने जा रहे हैं, आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं। और जहाँ तक स्टाइल की और सुंदरता की बात की जाए तो वो हर चीज़ में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हर पल फैशन बदलता है। तो आप बाहरी चकाचौंध या नएपन के चक्कर में अपने लिए स्ट्रेस मत बढ़ाइए। अगर आपके पास अच्छी क्रॉकरी है, उसी को साफ़ करके रखिए, उसी को यूज़ कीजिए। जब हम मेहमानों को अपने दिल से, अपनी भावना के साथ कुछ पेश करते हैं तो वास्तव में वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा दोस्तों, अब बात आती है गिफ्ट्स के आदान प्रदान की। तो क्या हम गिफ्ट्स ना दें? नहीं, बिल्कुल। आप जिस तरह से अपनी भावना के अनुसार किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, बिल्कुल दें, लेकिन थोड़ा सा बजट फ्रेंडली रखें उसको भी, क्योंकि गिफ्ट्स में कभी भी प्राइस मायने नहीं रखता। आपकी दिल से दी गई चीज़ ये ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे गिफ्ट्स किसी को दें, बल्कि आजकल सबके घरों में बहुत सारा सामान ऑलरेडी खुद ही होता है। जब इन जनरल हम कोई किचन आइटम, कोई क्रॉकरी, कुछ कैसरोल, इस तरह की चीज़ें एक दूसरे को दिया करते हैं, तो अधिकतर केसेस में तो वो उनके काम भी नहीं आते और वो उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कई बार तो पैकिंग्स भी नहीं खोली जाती और ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो इससे बेटर है कि आप अपना कुछ, अगर आपको इस तरह का कुछ शौक है, तो आप कुछ हैंडमेड चीज़ दे सकते हैं, कोई प्लांट दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके बीच में बॉन्डिंग भी बढ़ाती हैं। जब वो एक प्लांट अपनी बालकनी में रखेंगे और उसको जब पानी देंगे रोज़ाना, तो वो रोज़ाना आपसे कनेक्ट होंगे। तो कुछ आप गिफ्ट्स के ऊपर इस तरह का भी नया आइडिया ला सकते हैं। अच्छा, जब बात आती है डेकोरेशन की, मैं फिर से डेकोरेशन वाले पॉइंट पर आ गई हूँ। तो डेकोरेशन में आप इलेक्ट्रिक लाइट्स का अगर कम से कम यूज़ करें और उसकी जगह आप मिट्टी के दियों का यूज़ करें, तो वो इको फ्रेंडली भी है और पॉकेट फ्रेंडली भी है ना? तो सुंदर भी ज़्यादा लगते हैं। और एक्चुअली यही जो लाइट का जो सही मीनिंग है वो भी यही है। मतलब हम कहते हैं ना कि हमें लक्ष्मी माता को खुश करना है, तो लक्ष्मी माता कभी भी दिखावे से खुश नहीं होती हैं, बल्कि इस चक्कर में हम लोग अक्सर बहुत सारा खर्च कर देते हैं। जबकि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि लक्ष्मी को तो हमें अपने घर में रोकना है, लेकिन हम अनावश्यक खर्चे इतने ज़्यादा कर देते हैं कि उल्टा कहीं लक्ष्मी रूठ के आपके घर से ना चली जाएं। मतलब क्या हुआ इस बात का कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया कि हम पूरे साल रिग्रेट फील कर रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस दिवाली को दिवाली ही रहने दें, दिवाला ना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग तो इवन कर्जा लेकर के भी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। मुझे सचमुच में मतलब बहुत आश्चर्य होता है कि वो ऐसा कर कैसे लेते हैं, क्योंकि कभी भी लक्ष्मी माता इस चीज़ से खुश नहीं होंगी कि आप अपने फेस्टिवल को इस तरह से सेलिब्रेट करें या आप लक्ष्मी माता का जो वेलकम है वो इस तरह से करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें प्रसन्न होना है तो वो एक छोटी सी झोपड़ी में जलते हुए दिए को भी देखकर खुश हो सकती हैं। तो अपने जो दिवाली है इसको दिवाला ना बनाएं, दिवाली ही रहने दें। जब दिवाली का त्यौहार आने वाला होता है तो मार्केट में जगह जगह दिवाली सेल, दिवाली धमाका, इस तरह के बैनर्स आपको लगे हुए मिल जाएंगे। यही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप देखते हैं कि दिवाली ऑफ़र, दिवाली सेल, इस तरह के आपको बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते हैं और आप इन जनरल उनके चक्कर में आ जाया करते हैं। और कई बार अनावश्यक खर्च हमारा हो जाता है, ये सोच कर के कि सेल है, हमें सस्ता मिल रहा है, सोचकर हम कई बार कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो एक्चुअली हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है कि कुछ परसेंट का आपको डिस्काउंट मिल रहा हो, कुछ सस्ता मिल रहा हो, लेकिन पैसा तो आपका जा ही रहा है ना। बिजनेसमैन है जो इस तरह के ऑफर्स आपको दे रहे हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए सेल लगा के बैठे हैं या आपके फ़ायदे के लिए? ऑब्वियसली अपने फ़ायदे के लिए। तो उनको तो अपना प्रॉफिट निकालना ही है, वो अपनी जगह सही है, ठीक है, लेकिन हमें भी अपनी ज़रूरत देखकर ही खरीदना है। किसी भी चीज़ को इसलिए ना खरीद लें कि हमें सस्ता मिल रहा है, सेल है तो हमें सस्ता मिल रहा है, हम खरीद लेते हैं। जब तक बिल्कुल ज़रूरी कोई चीज़ हो ना खरीदें। तो दोस्तों, हमें अपनी खुशियों को चुनना है, लेकिन समझदारी से। त्योहार का मतलब है, दिवाली का मतलब है घर में उजाला लाना, घर में खुशियाँ लाना, मतलब मन में सुकून, घर में उजाला। और दोस्तों, कम खर्च करने का मतलब कंजूसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समझदारी से अपनी खुशियाँ मनाने का एक तरीका है। तो इस बार दिवाली को मनाइए दिल से, खर्चे से नहीं।
चलिए दोस्तों, अब मैं एक क्वेश्चन पर आती हूँ। हमारी एक व्यूअर ने प्रश्न किया था कि उनको फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी है। अब वो सोच रही हैं कि लें ना लें, तो इस बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। देखिए, अगर मैं बात करूँ फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डिफरेंसेस की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक्चुअल आराम है, जो हमारा काम कम होता है, वो फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ होता है निश्चित। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ कपड़े डालने हैं, डिटर्जेंट डालना है, उसके बाद आप उसे चालू कर देंगे और उसके बाद आप उसमें से धुले सूखे कपड़े निकालेंगे, उनको सिर्फ बाहर आपको फैलाने का काम होगा। जबकि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी सभी ने यूज़ की हुई है, तो सबको पता है कि उसमें एक अच्छा खासा आपका काम होता है। तो अगर हम आराम की बात करें, काम कम करने की बात करें, तो वास्तव में फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि टॉप लोड या फ्रंट लोड। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास पहले फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन थी, और अब मेरे पास है टॉप लोड वॉशिंग मशीन वर्लपूल की। हाँ, वर्लपूल की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है मेरे पास, और मतलब 7 लीटर्स की है, ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं ली है, और मैं इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। टॉप लोड मुझे फ्रंट लोड से ज़्यादा बेटर लगती है। इसका एक बेनिफिट तो मुझे ये नज़र आता है कि कभी अगर आपका एक दो कपड़ा भूल से रह गया है, आप उसे बीच में डालना चाहते हो, तो आप स्विच ऑफ करके, वॉशिंग मशीन का स्विच ऑफ करके, और फिर उसमें आप ऊपर से उसका जो ढक्कन है वो खोल के उसमें वो कपड़ा डाल सकते हो, और ऊपर से आपको दिखता भी रहता है। तो मुझे टॉप लोड ज़्यादा सही लगता है। अच्छा, अगर बात की जाए खर्चे की, तो पैसे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है आजकल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्लपूल की 7 लीटर्स की मैंने वॉशिंग मशीन ली हुई है। तो ये मतलब अगर आप बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन लेते हैं, उसका एक्चुअली कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो अलग बात है। अदरवाइज़ जैसे घर में 4-5 लोग हैं, तो उनके कपड़े आप अगर इस वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए रोज़ाना डाल दें, तो आपको अपना काम कुछ मतलब लगेगा ही नहीं कि काम इकट्ठा हो रहा है। और मतलब मैं ऐसा ही करती हूँ कि रोज़ सुबह उठते ही मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिया करती हूँ पहले दिन के। तो डेली के कपड़े होते हैं, थोड़े ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आराम से धुल जाते हैं। और उसमें अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं, एक्सप्रेस वॉश का भी ऑप्शन होता है, और मतलब लो, मीडियम, हाई सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मतलब अगर बहुत कम कपड़े हैं तो आप उसे लो पे चला सकते हैं, तो आपकी बिजली का खर्चा कम आएगा, डिटर्जेंट का खर्चा कम आएगा, पानी का खर्चा भी कम आएगा। मीडियम पे चलाते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो आप हाई पे चला सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप डेली अपने कपड़े वॉश कर लेते हैं फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, तो वास्तव में बिना किसी एफर्ट के आपका कपड़ों का काम पूरा हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि कपड़े उसमें साफ़ नहीं होंगे, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक में तो हम जो ज़्यादा गंदा कपड़ा होता है, जैसे कॉलर होते हैं जनरल गंदे होते हैं, तो उनको हम ऐसे हाथ से रब करके साफ़ कर लिया करते हैं। इसमें कैसे करेंगे? तो इसका मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ कि बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े धुलते हैं इसमें, और एफर्टलेस, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। उसका क्या तरीका है? जैसे कॉलर्स हो गए, या जो आपके शर्ट्स के जो कफ्स होते हैं, स्लीव्स होते हैं, मतलब जहाँ भी आपको लगता है कि ज़्यादा गंदा है, तो मशीन में कपड़े डालने से पहले सिर्फ जो डिटर्जेंट आप जो भी उसके लिए यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन के लिए, और हाँ, डिटर्जेंट वही यूज़ करें जो उसके लिए रिकमेंडेड होता है, टॉप लोड के लिए अलग और फ्रंट लोड के लिए अलग। तो उस वॉशिंग पाउडर को या लिक्विड को, मतलब मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ, उसको आप उस जगह पर मशीन में डालने से पहले थोड़ा सा लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, कोई रगड़ा रगड़ी की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ उस डिटर्जेंट को उस जगह पर सिर्फ लगा देना है, और लगा के तब आपको मशीन में कपड़े छोड़ने हैं। आप देखेंगे कि आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो हर किसी के लिए वास्तव में फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत बेनिफिशियल है, बहुत टाइम सेविंग है, एनर्जी सेविंग है, और स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनको सुबह ही घर से बाहर अपने काम के लिए जाना होता है, उनके लिए बहुत ही आसान है। किसी भी समय जब उनको लगे कि हाँ, अब कपड़े इसमें धुलने लायक हो गए हैं, आप उसे चालू कर दीजिए। तो इस तरह से जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो था वो मैंने आपको बता दिया, कि जो मेरे पास है, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बता दिया।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। मैं बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। आपका अपना भी कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।